हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एकेडमी क्लासेस पर। दोस्तों, मैं हूं राजकरण राठौर। मैं आप लोगों के लिए आज बेहतरीन सा सब्जेक्ट लेकर के आया हूं। क्लास 6 की एनसीईआरटी। क्लास क्लास 6 की एनसीईआरटी। अगर आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आप किसी सिविल सर्विसेज एग्जाम यूपीएससी, यूपी पीसीएस, सीएसई, पीसीएस, टेट, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इससे आप लोगों का प्री मेंस और ऑप्शनल भी क्लियर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा अध्याय आज का एक है। लेसन का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसमें हम जीरो से बताते चलेंगे। अगर आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को दे दिया है, वहीं से जाकर के आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। रसीदा का सवाल है। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। रसीदा एक लड़की होती है जो बैठ करके अखबार पढ़ रही होती है। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। ये रसीदा नाम की लड़की है। ये एक दिन बैठी हुई अखबार पढ़ रही थी। इसने अचानक सुर्खियों में देखा कि 100 साल पहले कोई घटना घटी, तो इसने अनुमान लगाया कि यह कैसे संभव हुआ, इस सूचना का पता कैसे लगाया गया। तो चलिए देखते हैं कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था या कैसे जान सकता है। यानी कि इसमें बताया गया कि आपको अगर कल के बारे में पता करना है तो आप रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, पुराने से पुराने अखबार पढ़ सकते हैं। और अगर आप 1-2 साल पहले की बातों को जानना चाहते हैं तो आप व्यक्तियों से पूछ सकते हैं जिनको याद हो। लेकिन बात इस बात की है कि अगर हजारों वर्ष पहले क्या हुआ था यह कैसे पता लगाया जा सकता है। तो इसके बारे में, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत यानी कि प्राचीन समय के बारे में हम क्या जान सकते हैं, तो देखते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, पहले जो लोग रहते थे क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम अखेटकों अखेटकों जो होता है, अखेटक अखेटक कहा जाता है शिकारी को। पशुपालकों, कृषकों यानी किसानों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। यानी अतीत के बारे में हम बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, और पशुपालकों, कृषकों, शिकारियों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों, वैज्ञानिकों के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं।
और उस समय के जो बच्चे थे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुनते थे और कौन से नाटक देखते थे और कौन से गीत गाया करते थे। लोग कहाँ रहते थे, हमारा फर्स्ट पॉइंट बन जाता है लोग कहाँ रहते थे। तो मानचित्र फर्स्ट में जो नीचे दर्शाया गया है अभी बताएंगे, प्रश्न नंबर 2 पे है नर्मदा नदी का पता लगाना है। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं, यानी कि नर्मदा नदी है, इस नदी के तट पर लाखों वर्ष पहले से इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। देखिएगा यहाँ पे 2 पॉइंट मिले हुए हैं, अखेटक अखेटक और अखेट। अखेट अखेटक कहा जाता था शिकारी को, शिकारी, और जो अखेट होता था उसे कहा जाए शिकार। यानी अखेटक जो है अखेट करता था, यानी कि शिकारी जो शिकार करता था। देखिए नेक्स्ट, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाना है। देखिएगा इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाना है। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे विंध्य के उत्तर में स्थित थे। यानी कि अगर बात की जाए कि गारो की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व में, और जो विंध्य की पहाड़ियाँ हैं ये मध्य भारत में स्थित है। और दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ जो हैं उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है। देखिएगा मानचित्र देख लेते हैं। ये नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी। इसी तट के किनारे लोग रहा करते थे पहले। और देखिएगा एक गारो पहाड़ियाँ, गारो की पहाड़ियाँ हैं। और किरथर की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? किरथर की पहाड़ियाँ यहाँ पर हैं, किरथर की पहाड़ियाँ। सुलेमान, सुलेमान की पहाड़ियाँ, सिंधु तथा इसकी सहायक नदी देख लेते हैं। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, यानी कि जो एक नदी की सहायता करती हैं तो वो क्या होती है, उसकी सहायक नदी होती है। जैसे एक बड़ी नदी होती है और उसमें कोई एक छोटी सी नदी आकर के मिल जाती है तो उसे क्या कहेंगे, सहायक नदी। तो एक बड़ी नदी में मिल जाती है उसे क्या कहेंगे, सहायक नदी। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, यानी कि कुछ नगर इनके किनारे बसे। फले फूले का मतलब है यहाँ पर नगरों का विकास हुआ। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन, यानी कि देख लेते हैं इनका। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, प्राचीन काल में इसे क्या कहा जाता था, मगध।
वर्तमान में जो अब क्या है, बिहार के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? बिहार के नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाया जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में भी तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक जो गुरु थे, धर्म से रिलेटेड लोगों को शिक्षा और सलाह देते थे। वे एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? पहाड़ियों, पर्वतों और समुद्रों, इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपरा को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लगभग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। अब देख लेते हैं जो भारत, हमारा देश भारत है, इसका नाम, देश के नाम देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से हमारे देश के नाम हैं। हमारे देश यानी अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया जो शब्द इंडस से निकला है, इंडिया जो शब्द है कहाँ से निकला हुआ है? इंडस से। इसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इसे संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। यानी कि इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला हुआ है और इसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिमी की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को, जो भूमि प्रदेश था, पूर्व में स्थित जो नदी थी, नदी के पूर्व में स्थित जो भूमि प्रदेश था, उसको क्या कहा उन्होंने? इंडिया कहा। जो ईरानी आए उन्होंने क्या कहा? हिंदोस। और यूनानियों ने क्या कहा? इंदोस। और जो नदी थी उसके पूर्व की भूमि को उन्होंने क्या कह दिया? इंडिया। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिमी में रहने वाले लोगों को एक समूह के लिए किया जाता था। भारत जो था, जो उत्तर पश्चिमी में रहने वाले लोगों के एक समूह को भारत के नाम से जाना जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग यानी कि 3500 वर्ष पुरानी कृत ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। बाद में इसका प्रयोग किसके लिए होने लगा? देश के लिए होने लगा, यानी भारत का। अतीत के बारे में कैसे जानें? अब यहाँ पर बात आती है, जैसे कि आजकल लिखा जाता है, किताबें लिखी जाती हैं तो कागजों पर लिखी जाती
अब बात आती है अतीत के बारे में, तो अतीत का समय जो था उसमें जो किताबें लिखी जाती थी वो किस पर लिखी जाती थी। तो चलिए देख लेते हैं। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई किताबों को ढूंढना और पढ़ना है। ये किताबें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। यानी कि जो हाथ से लिखी गई किताबों को क्या कहा जाता है? पांडुलिपि कहा जाता है। पांडुलिपि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाथ से जो किताबें लिखी जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला माइन्यूस्क्रिप्ट शब्द इंग्लिश में से क्या कहा जाएगा? माइन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ है हाथ। जिसका अर्थ क्या होता है? हाथ से निकला। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। यानी कि जो हाथ से पुस्तकें लिखी जाती थी इन्हें क्या कहा जाता है? पांडुलिपि कहा जाता है। और इन्हें अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा? मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाएगा। यानी इसमें मैन्यू जो शब्द जुड़ा हुआ है इसका अर्थ ही होता है हाथ। और जो पांडुलिपियां थी ये किस पर लिखी जाती थी? ये ताड़ पत्रों के जो इनके पत्ते होते थे उन पर लिखी जाती थी और भुर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार की जाती थी। ये देख लीजिएगा, ये पांडुलिपि है। ये पांडुलिपि है जो लिखी गई है, इसे मैन्यूस्क्रिप्ट और पांडुलिपि भी कहा जाता है। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कुछ कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। यानी जो प्राकृत भाषा थी इसका प्रयोग कौन करते थे? जो आम लोग व्यक्ति थे वो करते थे प्राकृत भाषा का प्रयोग। हम शिलालेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं। इनमें राजाओं तथा रानियां सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गईं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विद कहलाता है। पुरातात्विद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तन, आभूषणों, ये शिलालेख है जो आप देख रहे हैं, ये शिलालेख है। ये लिखा गया है पत्थरों पर। शिलालेख जो थे पत्थरों पर लिखा जाते थे। इसमें राजा लोग अपनी किस समय में क्या हुआ, किस समय में कौन सा युद्ध हुआ, इसके बारे में जानकारी इस पर पत्थरों पर लिखवा देते थे। तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं।
ऐसे तत्व कठोरता जल्दी नष्ट होने वाले होते हैं। पुरातात्विक जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातात्विद इन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के लोग अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि आज हम देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेदभाव में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा करते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालकों जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं करते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। अब देखते हैं तिथियों का मतलब। तिथियों का मतलब अतीत काल में क्या होता था। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी कि ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करते हैं। अब देख लेते हैं इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जो बीसी लिखा होता है बीसी इसका जो होता है फुल फॉर्म क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। और कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी यानी हिंदी में ई लिखा जाता है तो इसे क्या कहते हैं, एनो डाइमनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष
ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसी का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपीस अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा। और आप लोगों को प्रत्येक दिन प्रत्येक चैप्टर का एक वीडियो मिलता रहेगा। तो आज का हमारा लेसन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।